E20 विवाद से कुछ हासिल हुआ हो या नहीं, लेकिन एक बात साफ होने लगी है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसा लगता है कि ये सबके सब आपस में मिले हुए हैं। E20 से सरकार को कितना फायदा होगा, किसानों को कितना फायदा होगा, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन गडकरी जी और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को हर हाल में फायदा ही फायदा है। एथेनॉल बिकेगा तो एथेनॉल बनाने वाली तमाम कंपनियों के साथ ही गडकरी जी की कंपनी और उनके बेटों की कंपनी भी मालामाल होगी। अगर E20 के इस्तेमाल से गाड़ियां खराब होती हैं या फिर इंजन खराब होता है तो गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को फायदा है। ये एक दुष्चक्र यानी विशस साइकिल है जो इन लोगों ने आपस में मिलकर बनाया है, जिसमें आम जनता बुरी तरह से फंस चुकी है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। E20 विवाद के बाद सबके निशाने पर नितिन गडकरी हैं। लिहाजा सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहन में आता है वो ये है कि गडकरी जी का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से क्या लेना देना है। गडकरी जी तो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उनके जिम्मे सड़कें आती हैं, हाईवेज आते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय तो हरदीप पुरी के पास है, तो फिर पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए गडकरी जी क्यों परेशान हैं? क्यों वो तय कर रहे हैं कि पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस सवाल के जवाब में सरकार का पक्ष है कि नितिन गडकरी चूंकि सड़क परिवहन मंत्री हैं, इसलिए गाड़ियों के इंजन में बदलाव, फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनके मंत्रालय के अधीन आती है। हालांकि सरकार ने उन्हें अलग से कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन ग्रीन और वैकल्पिक ईंधन के प्रति उनके व्यक्तिगत और रणनीतिक लगाव के कारण वो लगातार इस मुद्दे की पैरवी करते हैं और सार्वजनिक रूप से आलोचकों को जवाब भी देते हैं। झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। फ्यूल पंप को निकालेंगे बाहर, इस तरीके से देखिए, अंदर हालत देखिए दोस्तों, ये ओ माय गॉड। 2-3 महीने के अंदर BMW के अंदर 100 पंप चेंज हो गए हैं, डिफेंडर के भी 100 पंप चेंज हो चुके हैं। कंपनी में ढेर लगा हुआ है पंपों का। अब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और कार मैन्युफैक्चरर्स के रिश्तों की। दरअसल पेट्रोल में एथेनॉल 2014 से ही मिलाया जा रहा था। 15% मिलावट तक तो मामला नहीं बिगड़ा, लेकिन जैसे ही पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग हुई कि मामला बिगड़ गया। माइलेज कम होने और इंजन खराब होने, इसके साथ ही स्टार्टिंग प्रॉब्लम की शिकायतें आने लगी। अब अगर E20 से गाड़ी को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो फायदा सीधे सीधे कार बनाने वाली कंपनियों को होगा। गाड़ी सर्विस सेंटर जाएगी और फिर ठीक करने के नाम पर गाड़ी ओनर से अनाप शनाप बिल वसूले जाएंगे। दूसरा मुद्दा बड़ा पेचीदा है। भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक पेट्रोल से चलने वाली कार देश की सड़कों पर 20 साल तक चल सकती है और डीजल से चलने वाली कार 15 साल तक चल सकती है। यानी अगर पेट्रोल कार है तो 15 साल के बाद 5 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर उसे 20 साल तक चलाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में पेट्रोल कार केवल 15 साल तक चल सकती है और डीजल कार केवल 10 साल। मतलब सीधे सीधे गाड़ियों की उम्र में 5 साल की कटौती कर दी गई है। जो गाड़ी देश के दूसरे राज्यों में 20 साल तक चल सकती है वो दिल्ली में 5 साल कम यानी केवल 15 साल तक ही चलेगी। इसके बाद उसे स्क्रैप करना पड़ेगा या किसी दूसरे राज्य में भेजना होगा। इस नियम को गाड़ियों की डिमांड बढ़ाने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही देश में गाड़ियों को लेकर 2 तरह का कानून है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से NGT के आदेश के बाद यहाँ गाड़ियों की लाइफ 5 साल कम कर दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रदूषण की वजह से गाड़ियों की लाइफ 5 साल कम कर दी गई है तो फिर PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? सरकार क्यों पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांगती है, उसे मैंडेटरी बनाती है? बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की गाड़ी का 20,000 रुपये का चालान क्यों होता है? अगर गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है तो इसका मतलब है कि गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही है। सरकार खुद सर्टिफिकेट दे रही है। और अगर गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही है तो फिर उसे क्यों 5 साल पहले स्क्रैप कर दिया जाता है? क्यों आम जनता पर जल्दी जल्दी गाड़ी खरीदने का बोझ लादा जाता है? आखिर इसमें किसका दबाव है? जाहिर तौर पर यह सरकार और कार बनाने वाली कंपनी के बीच गठजोड़ की तरफ इशारा है। अगर पॉल्यूशन को आधार बनाया गया है तो 5 साल पहले रिटायर होने वाली गाड़ी जो दिल्ली में प्रदूषण फैलाती है
तो उसे देश के दूसरे राज्यों में चलाने की परमिशन क्यों दी जा रही है? क्या दूसरे राज्यों में जाकर वो गाड़ी प्रदूषण नहीं फैलाएगी? क्या केवल दिल्ली एक प्रदूषित शहर है जहां ऐसा कानून लादा गया है? सच्चाई यह है कि दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर हमारे देश में हैं। IQ एयर और वर्ल्ड एयर क्वालिटी की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश का लोनी सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पर नाम आता है बर्नीहाट का, जो मेघालय और असम के बॉर्डर पर है, और तीसरे स्थान पर दिल्ली का नाम आता है। चौथे पर नाम आता है गाजियाबाद का। तो ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली प्रदूषित है, लेकिन फिर भी प्रदूषण के नाम पर दिल्ली के लिए अलग से कानून बना दिया गया और अब हर गाड़ी की समय सीमा को 5 साल कम कर दिया गया ताकि कंज्यूमर को जल्दी जल्दी गाड़ी खरीदने पर मजबूर किया जा सके। सच्चाई यह है कि दिल्ली में प्रदूषण की कई वजहों में से गाड़ियां भी शामिल हैं, लेकिन उसके पीछे वजह है ट्रैफिक जैम और दिल्ली में बॉर्डर पर MCD के टोल वसूली से होने वाला भयानक जाम। इन जाम की वजह से लाखों गाड़ियां घंटों सड़कों पर फंसी रहती हैं और स्टार्ट रहती हैं, जिससे प्रदूषण में इजाफा होता है। लेकिन सरकार उन समस्याओं को ठीक करने के बजाय गाड़ियों को 5 साल पहले ही स्क्रैप कर देती है, जबकि गाड़ियां बिल्कुल फिट होती हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो गया? क्या AQI बेहतर हो गया? एक आम परिवार, मिडिल क्लास फैमिली एक अदद गाड़ी खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, लोन लेकर, उधार लेकर खरीदता है और फिर सरकारी तंत्र उससे 5 साल पहले ही गाड़ी छीन लेता है, स्क्रैप कर देता है। शायद सरकार को अपनी जनता की परेशानी समझ में नहीं आती है। अब जरा ध्यान दीजिए, जनता ने E20 पर सवाल पूछा सरकार से, लेकिन जवाब देने सामने आ गए कार मैन्युफैक्चरर्स। टोयोटा, मारुति, हीरो सब ने सरकार का बचाव किया। इनसे तो E20 पर सवाल पूछा भी नहीं गया था, फिर क्यों ये लोग बिलबिलाने लगे? क्या ये मिलीभगत की तरफ इशारा नहीं करता है? लेकिन अपनी वफादारी दिखाने के चक्कर में इन्होंने सरकार की ही पोल खोल दी। मारुति के रिप्रेजेंटेटिव ने E20 का बचाव तो किया, लेकिन ये स्वीकार कर लिया कि माइलेज तो कम हो रही है। ठीक इसी तरह टोयोटा के रिप्रेजेंटेटिव ने E20 का बचाव तो किया, लेकिन यह भी स्वीकार कर लिया कि देश में मिलावटी पेट्रोल यानी एडल्टरेटेड पेट्रोल बेचा जा रहा है और उससे इंजन को नुकसान हो रहा है। जैसे ही कार बनाने वाली कंपनियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और E20 का बचाव करते हुए सरकार को क्लीन चिट दी, वैसे ही गडकरी जी फॉर्म में आ गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले सरकार ने कार बनाने वाली कंपनियों को आगे किया और उसके बाद E20 के खिलाफ बोलने वालों पर निशाना साध लिया। क्या ये मिलीभगत की तरफ इशारा नहीं करता है? गडकरी जी ने तो साफ कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी की गाड़ी का इंजन E20 से खराब हुआ है तो सामने आए। उन्होंने तो चैलेंज ही कर दिया। देश में जिसकी गाड़ी बिगड़ी होगी वो व्यक्ति वहां के उस कंपनी के डीलर को एक एप्लीकेशन दे दे और गाड़ी भी सौंपे और एक एप्लीकेशन, क्योंकि इसके बारे में स्टैंडर्ड्स तय करने का अधिकार मेरे डिपार्टमेंट को है, तो एक तकरार मेरे पास भेज दीजिए, हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। इतनी खींचतान के बाद सवाल ये उठता है कि अगर E20 प्रोग्राम को लागू करने का फैसला रिसर्च और परीक्षण पर आधारित है, इस रिसर्च में अगर सियाम के साथ मुख्य रूप से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देहरादून शामिल थी, तो कहां है उनकी रिपोर्ट? सरकार क्यों नहीं ARAI और सियाम की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देती है? इतनी गोपनीयता क्यों बनाकर रखी जा रही है? E20 प्रोग्राम के सारे दस्तावेज जनता के सामने रख देने चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी के लिए कोई जगह ही ना बचे। सच्चाई यह है कि E20 से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या जनता को जानने का भी हक नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या फैसला ले रही है? उनकी गाड़ियों पर क्या परीक्षण कर रही है? क्या पुरानी गाड़ियों के लिए बिना मिलावट वाला पेट्रोल लेने का भी हक जनता को नहीं है? क्या आम जनता को अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या जनता को अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि सरकार को जनता की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, किसी लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।